स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन पार्ट के बाद अब हम सेल्स अ सोर्स ऑफ पावर यानी स्रोत के रूप में एक बैटरी के रूप में हम किसी भी सेल को कैसे काम में ले सकते हैं वो हम स्लाइड शो में या इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अ सोर्स ऑफ पावर यानी शक्ति के रूप में सेल का क्या अर्थ है। तो सेल पोटेंशियल को हमें स्थिर रखते हुए बहुत समय तक अगर सेल से विद्युत ऊर्जा मिलती रहे तो उसे हम कहते हैं सोर्स या शक्ति। पर हर सेल इस तरह के पावर के रूप में यूज में नहीं हो सकता। इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स या कुछ कंडीशंस की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखें कि अगर हम पावर या शक्ति को P से लिखते हैं और विद्युत धारा या करंट को I से लिखें तो उस स्थिति में P बराबर हो जाता है E इंटू I। P हम जानते हैं शक्ति या पावर, E इलेक्ट्रिक करंट और I इलेक्ट्रिक करंट और E जो है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लास्ट वीडियोस में बहुत पहले हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो हमने डैनियल सेल पढ़ा था और उसी का उदाहरण हम यहाँ ले रहे हैं। तो डैनियल सेल के सेल डायग्राम को ऐसे लिख सकते हैं, जिंक 2+, 2 लाइंस लिखी है, इसका मतलब वो डायरेक्ट एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। कॉपर 2+ एंड कॉपर। तो जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड है और कॉपर जो है वो कैथोड है। अब जिंक 2+ जिंक यानी जो जिंक है वो जिंक आयंस के रूप में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो जो एनोड है वो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है और जो इलेक्ट्रोड बाह्य परिपथ में यानी आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स देता है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर बहना शुरू हुए और फिर किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड है। अब अगर अभिक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाने का वेग यानी जो जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है और साथ में उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का कैथोड की ओर पहुंचने का वेग अगर एक समान हो तो उस स्थिति में ओपन सर्किट में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और जो क्लोज सर्किट या बंद परिपथ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो लगभग एक जैसे हो जाएंगे। कब होंगे, जब इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का बाहरी सर्किट में फ्लो होना। अगर सपोज करते हैं कि जो दूसरी रिएक्शन हो रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाने का वेग कम है यानी इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंचने का वेग अगर कम है तो स्थिति में ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में जो सेल पोटेंशियल है वो एक जैसा नहीं होगा, उसमें अंतर होगा और उस स्थिति में सेल विभव का मान कम या ज्यादा हो सकता है। सपोज करते हैं कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर में कन्वर्ट किया और उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का वेग बाह्य परिपथ में आने वाले इलेक्ट्रॉन से वेग से कम है। तो उस स्थिति में क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का विभव कम हो जाएगा क्योंकि वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है। तो उस स्थिति में भी सेल विभव बराबर ना होकर कुछ कम हो जाएगा। तो कंडीशन ये है कि अगर हमें सेल को एज अ सोर्स शक्ति के रूप में प्राप्त करना है तो उसमें हमें सेल के बाह्य परिपथ और बंद यानी खुले और बंद परिपथ में सेल के विभव के मान में अंतर अधिक नहीं होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। तो ये कैसे संभव है, हम इस तरह का सेल कैसे बनाएं? तो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस जो हो रही हैं एनोड और कैथोड पर, उसकी पहली कंडीशन है कि इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं बहुत फास्ट होनी चाहिए और फास्ट होने के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रोड के द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं यानी एनोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड के द्वारा लिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स,
दोनों की वेलोसिटी या वेग एक समान होना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होगा, पोटेंशियल एक जैसा होगा, या हम कहेंगे कि इसके बीच कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है या बहुत कम है। दूसरी कंडीशन क्या कि इलेक्ट्रोड्स की जो सरफेस है वो एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करनी चाहिए जब इलेक्ट्रोड्स पर अभिक्रिया हो रही है। तीसरी कंडीशन है कि जब हम करंट ले रहे हैं, करंट प्राप्त हो रही है, तो उस पर अभिक्रिया तो इलेक्ट्रोड्स में तेज होनी चाहिए पर टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये जो तीन कंडीशंस जो भी सेल फुलफिल करेगा वो हमें एज अ सोर्स ऑफ पावर या शक्ति के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम आगे की स्लाइड में देख रहे हैं कि दो तरह के ग्राफ हमें मिलते हैं जब हम सेल पोटेंशियल और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि बेसिकली जो डिपेंड कर रहा है कि पहली कंडीशन है कि हम कह रहे हैं कि रिएक्शन बहुत फास्ट होनी चाहिए, यानी अभिक्रिया में समय कम लगे, तो उस स्थिति में हमारा सेल एज अ पावर या शक्ति के रूप में ज्यादा यूजफुल होगा। ग्राफ देखते हैं तो ये देखिए, हमने E वर्सेस T, E है हमारा सेल पोटेंशियल और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा तो दो तरह की चीज हमें दिखाई दे रही है। पहला जो ग्राफ है A, वो क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो शुरू में टाइम बढ़ते ही एकदम से सेल विभव या सेल पोटेंशियल कम हुआ और फिर एक जगह जाकर वो स्थिर हुआ। तो इस तरह का सेल हमारे लिए यूजफुल नहीं है। दूसरे टाइप का देखें कि पहले समय बढ़ाने पर धीरे से सेल पोटेंशियल कम हुआ, यानी पोटेंशियल में थोड़ी सी कमी आई, उसके बाद काफी लंबे समय तक हमारा सेल विभव या सेल पोटेंशियल लगभग स्थिर बना रहता है और फिर धीरे धीरे कम होता है। तो ये जो स्थिर वाली कंडीशन है, इसमें हम सेल को स्रोत या सोर्स के रूप में काम में ले सकते हैं। तो जो बी टाइप का कर्व है वो हमें बताता है कि इस तरह के सेल जो है वो सोर्स ऑफ पावर में यूजफुल है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज सेल या सीसा संचायक सेल। तो इस तरह का जो सीसा संचायक सेल है वो हमारा सोर्स ऑफ सेल या शक्ति का स्रोत है। सामान्य रूप से आप लोग बहुत ज़्यादा भाषा जब यूज़ करते हैं हम सब जानते हैं कि हम बैटरीज का यूज़ करते हैं। कोई बैटरी चार्जिंग वाली होती है, कुछ बैटरीज चार्जिंग वाली नहीं होती हैं। जैसे आप छोटे छोटे पेंसिल सेल्स यूज़ करते हैं, वो भी बैटरीज होती हैं, पर उन्हें हम रिचार्ज नहीं कर सकते, उन्हें फेंक देते हैं। जबकि कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्लग में लगाकर दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। तो वो सब सोर्स हैं। तो जो सीसा संचायक सेल है वो हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों तरह का सेल है। क्या होता है, सबसे पहले तो सेल में एनोड बना है लेड का या शीशे की एक प्लेट का, और कैथोड बना है लेड के ऊपर हमने लेड डाइऑक्साइड की एक लेयर और चढ़ा रखी है। तो एनोड और कैथोड दोनों लेड के बने हैं। एनोड सिर्फ लेड की प्लेट है और कैथोड लेड की प्लेट पर लेड डाइऑक्साइड की लेयर है। एनोड और कैथोड दोनों को हमने H2SO4 जिसकी कंसंट्रेशन 38% है उसमें डिप किया हुआ है। डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है, 1.30 ग्राम्स पर ml। तो ये एक पूरा कांस्टेंट है, पूरा संगठन है हमारे लेड स्टोरेज सेल का। अब सेल में क्या रिएक्शन होती है, तो सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो सल्फेट आयंस जो हैं वो लेड सॉलिड एनोड प्लेट पर आकर क्या करेंगे, लेड सल्फेट बनाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं और यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर जाते हैं और कैथोड पर लेड डाइऑक्साइड का
सल्फेट आयंस की उपस्थिति में अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हुआ। तो लेड डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है +4H प्लस SO4 2-, यानी ये जो है हमारा जो H2SO4 है वो आयनिक अवस्था में है, +2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमने एनोड से मिले हैं, और यहाँ रिडक्शन हुआ लेड सल्फेट +2H2O। तो इस तरह से एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो पूरे जो है संपूर्ण कंप्लीट सेल रिएक्शन को अगर हम लिखना चाहें तो हम दोनों रिएक्शंस को जोड़ देते हैं। तो लेड सॉलिड प्लस लेड डाइऑक्साइड सॉलिड प्लस 2H2SO4, जिसमें ये डिप है लेड सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स प्लस 2H2O। तो ये जब अभिक्रिया होती है और हम सेल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं तो उस वक्त हमें सेल से ऊर्जा या एनर्जी प्राप्त होती है, और उस एनर्जी का जो सेल पोटेंशियल है वो 2.0 V होता है। जैसे जैसे चूंकि इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में H और SO4 2- आयंस हैं, अभिक्रिया जब आगे चलती जाती है तो H2SO4 की कंसंट्रेशन या एक्टिविटी सक्रियता घटने लगती है, और फिर जब सक्रियता घटेगी सल्फेट आयंस कम होते जाएंगे तो सेल पोटेंशियल भी कम होता जाएगा, और थोड़े समय बाद अभिक्रिया रुक जाती है और बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। हम कहते हैं अब बैटरी खत्म हो गई है, डिस्चार्ज होगी। सेल से पुनः यानी दोबारा अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो हमें इसे फिर चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है कि हम इसको किसी बाह्य एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ देते हैं, और फिर सोर्स से हमें धारा प्राप्त होती है, विपरीत करंट हम पास करते हैं बैटरी के अंदर, और ये ध्यान रखते हुए कि जो सोर्स है, जो करंट हम अपोजिट डायरेक्शन से पास कर रहे हैं, उसका विभव सेल के विभव से अधिक होना चाहिए। क्या होगा जब आपने प्लग लगाकर स्विच ऑन किया, करंट पास होनी शुरू हुई, तो अब उल्टा सिस्टम हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड से एनोड की ओर भेजे जाते हैं। तो रिएक्शंस उल्टी होना शुरू हुई। सबसे पहले एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी कि एनोड इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और लेड सल्फेट सॉलिड +2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू लेड सॉलिड प्लस सल्फेट आयन, जो कि बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है जब हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे थे एज अ बैटरी। कैथोड जो है उस पर लेड सल्फेट सॉलिड +2H2O से लेड ऑक्साइड सॉलिड +4H प्लस सल्फेट 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एनोड पर रिडक्शन हो रहा है। टोटल सेल रिएक्शन अगर देखी जाए तो 2 लेड सल्फेट सॉलिड +2H2O गिव्स लेड ऑक्साइड प्लस लेड, दोनों सॉलिड कंडीशंस में, +2H2SO4 जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो चार्जिंग प्रोसेस है, जो हम प्लग लगा के इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग प्रोसेस की जो रिएक्शन है वो डिस्चार्जिंग प्रोसेस के बिल्कुल विपरीत है, और दोनों को अगर कंबाइन लिखा जाए तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिस तरह से एक रिवर्सिबल रिएक्शन को लिखा जाता है। पहले आपने बैटरी ली और लेड डाइऑक्साइड का 2 प्लेट्स लेकर H2SO4 में डिप करके हमने उससे एज ए सोर्स ऑफ पावर काम में ले लिया। जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हमने उसको चार्जिंग के लिए लगाया, और चार्जिंग के लिए लगाते वक्त फिर क्या रिएक्शन होगी, लेड सल्फेट +2H2O गिव्स लेड डाइऑक्साइड एंड H2SO4। तो इस तरह से अभिक्रिया पूर्णतः विपरीत हो रही है। जो हम लेड स्टोरेज सेल ले रहे हैं उसकी जो एफिशिएंसी है, वोल्टेज एफिशिएंसी 80% है, और इस वोल्टेज क्षमता को हम डिस्चार्ज वोल्टेज और औसत चार्ज वोल्टेज के रूप में निकालते हैं। लेड स्टोरेज सेल में बहुत सारी विशेषताएं हैं,
जिनके लिए हम इसको एक अच्छे सोर्स के रूप में काम में ले सकते हैं, जो दूसरे टाइप के सेल्स में नहीं मिलती हैं। तो क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? सबसे पहला है कि इसकी जो वर्क एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, वो बहुत अधिक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम इसको बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं, सावधानी पूर्वक काम में लेते हैं, तो इस सेल की आयु 20 से 30 वर्ष तक हो सकती है। मतलब लॉन्ग लाइफ है इसका, पर हमें इसको बहुत केयरफुली, सावधानी पूर्वक काम में लेना होगा। तीसरी, हम इसको लंबे समय तक हजारों बार चार्ज कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। हम डिस्चार्ज हो गई, दोबारा चार्ज करके फिर रीयूज कर सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं कि हम एक बार बैटरी लेकर उसको लंबे समय तक काम में एज अ सोर्स ले सकते हैं। अनेक विशेषताएं हैं, हम इसको एज अ सोर्स ले सकते हैं, पर कुछ इसमें दोष भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, जिनके लिए हमें इनमें लिमिटेशंस लगानी होती हैं। सबसे पहला कि ये बहुत भारी है, भार बहुत ज़्यादा है। और भार कैसे निकाला है कि जो सेल से हमें ऊर्जा मिल रही है, उसकी तुलना में इसका भार बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, अगर सपोज करते हैं कि हमने बैटरी को कुछ दिन तक यूज़ नहीं किया, यूज़ ना करने की स्थिति में अगर कुछ दिन तक काम में ना लिया जाए, तो बैटरी खराब हो सकती है। क्यों खराब होगी? क्योंकि इसमें जो लेड सल्फेट है, उसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और फिर जब ये बड़े क्रिस्टल्स को जब हम दोबारा चार्जिंग पे लगाते हैं, तो ना तो ये ऑक्सीडाइज होते हैं और ना ही ये प्रोड्यूस होते हैं। ये कि ऐसे पड़े रहते हैं और बैटरी को दोबारा चार्ज करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया है, इसको हम सल्फेटीकरण या सल्फेटेशंस कहते हैं। तो एक जो मेजर डिफेक्ट है वो यही है कि हमें इस बैटरी को रेगुलरली यूज करना होगा, ताकि चार्ज और डिस्चार्ज की जो है कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो फिर लेड सल्फेट के क्रिस्टल्स बनने की वजह से ये दोबारा रिचार्ज नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी सेल को एज अ सोर्स या पावर के रूप में काम में ले सकते हैं।